नमस्कार, हम रायसीना डायलॉग के प्लेटफॉर्म से आज आपके साथ जुड़ रहे हैं और मेरे साथ हैं कबीर तनेजा। एक ऐसे वक्त में इस बार रायसीना डायलॉग का आयोजन हुआ है जब दुनिया युद्ध के बीच में फिर से फंसी हुई है। ईरान पर इजराइल और अमेरिका का हमला हुआ, ईरान का पलटवार लगातार जारी है और इसकी गिरफ्त में आ गया है पूरा पश्चिम एशिया, जो शायद ये भूल गया था कि उसके आसपास किस तरह की हलचल है। तो जो वहां पर एक स्थिरता थी कबीर, और जिस तरह की शांति थी या हम कहें इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी, इस वक्त वो सब चीजें दांव पर हैं। ईरान का हमला, और ईरान ने बार बार ये चेतावनी दी थी कि अगर उस पर हमला हुआ तो इस पूरे क्षेत्र में वो आग लगा देगा, और वही इस वक्त दिख रहा है। तो किस तरह का और इस युद्ध के में किस बुरी तरह से फंसा हुआ है ये पूरा इलाका? देखिए, काफ़ी बुरी तरीके से फंसा हुआ है। जैसे आपने कहा कि काफ़ी जो देश हैं, एक उनकी जो पॉलिटिकल थिंकिंग है वो काफ़ी बदल गई थी पिछले 20 साल में। उन्होंने ये तय कर दिया था कि हमारी जो प्रॉस्पेरिटी है वो फर्स्ट नेशनल एम होगा। तो आप आबू धाबी देखिए, दुबई देखिए, दोहा देखिए, तो सबकी एक काफ़ी बड़ी स्टोरी बन चुकी थी कि यहाँ पे आके वर्ल्ड का बैंकिंग सेंटर, फाइनेंस सेंटर, जो नए सिंगापुर, नए हांगकांग, वो इस रीजन में आ रहे हैं। और काफ़ी टाइम से लोग ये भी कह रहे थे ठीक है, अच्छी बात है कि इतनी प्रॉस्पेरिटी आ रही है, इतने लोग आ रहे हैं। काफ़ी कंपनी शिफ्ट कर गई दुबई, क्योंकि टैक्स के और रेगुलेशन काफ़ी कम है वहाँ पे, और सेफ्टी सिक्योरिटी लोग ये कहते हैं दुबई में कि अगर आप दरवाजा खोल के अपने घर का सोओगे तो कुछ नहीं होगा आपको, ना कुछ चोरी होगी और ना ही कोई और प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ये तो आप सिटी की बात करिए, पुलिसिंग की बात करें। जियोपॉलिटिकली आप अभी भी मिडिल ईस्ट में ही हैं, और जो मिडिल ईस्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो ईरान के बीच में हो, इजराइल के बीच में हो, या गल्फ कंट्रीज के बीच में हो, अरब देश के बीच में हो, वो प्रॉस्पेरिटी से नहीं चली जाती। उनका एक अलग मकसद होता है, उनकी एक अलग प्रॉब्लम होती है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होती है, जो काफी डेकेड से चलती आई है। वो सिर्फ पैसे से नहीं चली जाती। तो और हम वही देख रहे हैं कि जो इजराइल और ईरान के बीच में मतभेद था, और जिस तरह उस मतभेद के आसपास डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स बनाई गई थी अरब देशों की कि हमें इसमें ना घुसेटें, वही जो डिजाइन था उसी का फेलियर हो गया। तो कबीर, जो आपने कहा कि एक वहां पर प्रॉस्पेरिटी देखी जा रही थी, और वो भूल गए थे शायद कि हैं तो वो मिडल ईस्ट में, पश्चिम एशियाई देश हैं और उस इलाके की प्रॉब्लम है। लेकिन शायद कहीं एक उम्मीद ये भी थी कि चूंकि वहां पे पश्चिमी देशों का इतना कुछ इन्वेस्टमेंट है या पैसे लगे हुए हैं, तो इसलिए उस इलाके को कोई डिस्टर्ब करना नहीं चाहेगा। दैट इंटायर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी दैट दे हैड, वही एक तरह का एक वादा था कि यहाँ पर कोई इस क्षेत्र को डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगा, पर वो भी टूट गया इस बार। देखिए, मेरा थोड़ा डिफरेंट व्यू है इस पे। मेरा व्यू ये है कि जो वादा था वेस्टर्न मिलिट्री का, अमेरिका का, सिक्योरिटी मिडिल ईस्ट की जो है, वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से पहले आ गया था। वो ये बात थी कि काफ़ी टाइम से जो तेल का उत्पादन है वो ज़्यादातर मिडिल ईस्ट में हुआ। 70s, 80s, 90s मिडिल ईस्ट का जो रोल है क्या ग्लोबल ऑयल सप्लाई में, वो सबसे बड़ा था। अब तो आप देख रहे हैं डिवर्सिफिकेशन हो गया है, रशिया भी है, अमेरिका भी है, कनाडा भी है। लेकिन उस समय जो अमेरिका के जो ऑयल इम्पोर्ट्स थे वो ज़्यादातर मिडिल ईस्ट से आते थे। तो जो अमेरिका का जो सिक्योरिटी अपैरेटस, वो दो मुकाम पे खड़ा हुआ था। पहला कि जो ऑयल सप्लाईज हैं, ऑयल प्रोडक्शन है, वो सेफली अमेरिका की इकोनॉमी तक पहुंच सके। और दूसरा जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, चाहे वो मोनार्किक हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो, या जो भी हो, उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। और उसका जो स्टेबिलिटी है वो बनाए जरूरी है, क्योंकि अंदर ही अंदर इतने फ्रैक्चर्स हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, अरब देशों के अंदर, ईरान के अंदर, इजराइल के साथ, कि वो कभी भी बाहर आके फट सकते हैं। हाँ। उसको कैसे कंटेनमेंट में रखा जाए, उसको कैसे डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली कंस्ट्रेन रखा जाए, वो अमेरिका का काम काफी था, वो यूरोप का काम काफी था। तो हम ये देख रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कम हो गया और खत्म हो रहा है, क्योंकि जो अमेरिका है उनको इतनी तेल की जरूरत नहीं है वहां से, यूरोप को भी इतनी तेल की जरूरत नहीं है वहां से। तो वो जो एक्टिवली लड़ाई नहीं लड़ना चाहते वहां पे। तो अभी हम इसलिए ये देख रहे हैं कि जो ईरान को लेके भी काफी टाइम बाद अमेरिका एक ऐसे मुकाम पे फिर से आ गया है कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है। तो अगर आप अमेरिका में देखें तो लोग ये पूछ रहे हैं कि हमने 30, 40, 50 साल यही किया, अब हम फिर से इसके अंदर क्यों घुस रहे हैं। और जब डोनाल्ड ट्रंप जब पावर में आए, तो अगर आप उनके पुराने कैंपेन वीडियोस देखें तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि मैं वो प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहता जो नए युद्ध शुरू करे। लेकिन इत्तेफाक से डोनाल्ड ट्रंप वो प्रेसिडेंट बने जो नए युद्ध शुरू कर रहे हैं, और इस साल की शुरुआत ही उन्होंने राष्ट्रपति मडूरो को वहां से अगवा करवा कर की, और उसके बाद अब ईरान में सीधे घुस आए हैं। अमेरिका में बहुत ये ओपिनियन है कि ये हमारी जंग नहीं है, हमारा युद्ध नहीं है, हम इजराइल का युद्ध क्यों लड़े। लेकिन ये जो पश्चिमी एशिया के मुल्क हैं, इसमें कई फाड़ हैं, इसमें शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट भी है जो ईरान और सऊदी अरब के
बीच में रही, 2 खेमे भी बटे हुए हैं। जो यहाँ पर के मुल्क हैं, चाहे वो बहरीन हो, कुवैत हो, सऊदी अरब हो, इस वक्त वहाँ पर कुछ देशों ने ये भी कहा है कि हम अपने एयरबेसेस नहीं, एयर स्पेस यूज नहीं करने देंगे अमेरिका को। बट क्या ये बंटवारा और ज्यादा हो रहा है या कुछ एकजुटता अरब देशों में दिखेगी ईरान को लेकर? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से जो अरब देश हैं वो काफ़ी हद तक एक दूसरे के, अगर आप देखें पिछले एक हफ्ते के अंदर या 5 दिन के अंदर ऑलमोस्ट सारे अरब देशों ने अपने आप स्टेटमेंट्स निकाले हैं एक दूसरे के समर्थन में कि ये जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत है और हम एक दूसरे एज ए ब्रदर्स हम खड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन जो आपने सही एक बात सही बोली, जो फंडामेंटल फ्लॉज है मिडल ईस्ट के या वेस्ट एशिया के, चाहे वो शिया सुन्नी हो, चाहे वो इजराइल ईरान हो, चाहे वो अमेरिका का रोल हो सपोर्ट फॉर इजराइल, चाहे फलस्तीन इशू हो, वो कोई भी सॉल्व नहीं हुआ है किसी हाथ में। तो आप मैनेज कर रहे हैं सिचुएशन को, आप ये कहते हैं कि ये सिचुएशन थोड़ी गायब हो जाए, हम साइड कर दें इसको कि हमें परेशान ना करें, पॉलिसी और पॉलिटिक्स उसके आधार पे चलने लगी जी, नॉट फॉर रेजोल्यूशन बट मैनेजमेंट। लेकिन अगर मैनेजमेंट के ऊपर ही अगर आप फोकस ज्यादा रहेगा तो वो मैनेजमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कभी भी टूट भी सकता है। तो अभी हम वही देख रहे हैं कि काफी टाइम तक जो उसको हम मैनेज कर रहे थे ये लोग और सक्सेसफुली मैनेज कर रहे थे। अगर आप दुबई की स्टोरी देखें, 20-25 साल लगे उनको इतना बड़ा शहर बनाने में जो एक ग्लोबल सेंटर बन गया था, लेकिन वो अराउंड कॉन्फ्लिक्ट ही बना है। जो कॉन्फ्लिक्ट जो वेस्ट एशिया में रहा है वो कहीं गायब नहीं हुआ। तो लेकिन तो एक मौकाम ऐसा आना ही है किसी मामले में कि जो कॉन्फ्लिक्ट जो आपने दबा के रखा है वो ऊपर उभर के आएगा कहीं। तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट के बीचों बीच लेकिन एक इस तरह का एक जखीरा बना हुआ था जहाँ पे उम्मीद थी, जहाँ पे शांति थी, जहाँ पर पैसे हैं और उसी के बल पे वहाँ पर सब कुछ मैनेज किया हुआ था। अब ये जो मैनेज किया हुआ था वो उबल पड़ा है फिर से। तो लंबी खींचेगी ये लड़ाई या मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में? सिर्फ पैसे से अगर शांति बनती तो हर जगह शांति आ जाती किसी तरह से। मेरे ख्याल से जब हम अभी जो युद्ध देख रहे हैं, खास करके दुबई जैसे शहर, दुबई या अबू धाबी, कतर अलग है, बहरीन अलग है, और वो एक हमेशा से कतर तो एक जगह रही है जहाँ पर तमाम तालिबान टॉक्स हुए और बड़े एक्टिवली इन्वॉल्व रहे हैं तमाम नेगोशिएशंस में। लेकिन दुबई, अबू धाबी, ये सब जो इसकी जद में आए हैं, जो थोड़ा पीसफुल और अलग थलग रह रहे थे, वहां भी मामला अभी उलझा रहेगा काफी समय तक, क्योंकि मेरे ख्याल से उलझा रहेगा। मेरे ख्याल से ये दुबई, अबू धाबी जैसे शहरों को, यूएई जैसे देशों को अब थोड़ा बदलेगा। मेरे ख्याल से अब वो जो कैलकुलेशन रहती है या गेमिंग रहती है, आप अपना रिस्क असेसमेंट करते हैं कि आपको कितनी मिलिट्री पावर की ज़रूरत है, क्या आप सिर्फ डिप्लोमेसी ये संभाल सकते हैं। यूएई के अच्छे नाते हैं ईरान के साथ, कोई ख़राब नाते नहीं है। यूएई ने अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लिया, इसराइल के साथ भी ठीक नाते कर लिए, सऊदी और अरब देशों के साथ उनकी अच्छी बनती है। तो उनके दिमाग में मेरे ख्याल से ये हो गया था कि अभी सब ठीक है, कि अगर कुछ युद्ध हुआ भी तो हमने तो डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली इसको अलाइन कर लिया है, हम पे ज्यादा वो असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ईरान का जो हमले हो रहे हैं अभी जी, मेरे ख्याल से यूएई के अगेंस्ट सबसे ज्यादा लॉन्चेस हुए हैं अभी तक ईरान मिलिट्री से। ईरान एक्ट आउट इसलिए कर रहा है क्योंकि ईरान एक अभी ऐसा देश है जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में है। ईरान एक ऐसा देश है जो उसको लग रहा है कि अगर हमने ये लड़ाई अभी इस तरह नहीं लड़ी तो कल के दिन जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जो है वो बचेगी नहीं। तो जब भी एक ऐसा देश जो है जो 50 साल से सर्वाइवल स्टेट रहा है, उसको एकदम से एक दीवार के अगेंस्ट खड़े होके आप उसको धमकी देंगे तो वो थोड़ा तो गिड़गिड़ाएगा फिर। तो अभी हम वही देख रहे हैं कि उनको लग रहा है कि अगर हम ये इस मौकाम पे पहुंच गए कि अगर ये सब नहीं हुआ, इस तरह से हमने डील नहीं की, कि हम अभी गल्फ जो देश हैं, जो अरब देश हैं, उन पे अटैक कर दो कि वो अमेरिका पे प्रेशर डालें कि ये हम इसके बीच में कहाँ से आ गए, आपको ये रोकना पड़ेगा। मेरे ख्याल से वो जो सोच है वो ज्यादा अभी भावुक हो रही है ईरान में, क्योंकि ईरान को ऐसा लगता है कि अगले 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने में अगर उन्होंने ये नहीं संभाला तो हो सकता है जो उनकी जो इस्लामिक रिपब्लिक है, जो पोस्ट 79 रेवोल्यूशन में जो आई थी, वो खत्म हो सकती है। लेकिन जो अरब मुल्क में, सऊदी अरब में और ईरान के बीच जो टकराव है, और वो टकराव एक सुप्रीमेसी का भी रहा कि जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसमें कौन जो है वहाँ खलीफा है, तो वो लड़ाई भी है। कहानियां तो बहुत है, ये भी है कि एमबीएस ने दबाव डाला अमेरिका के ऊपर कि आप हमला भी कर दीजिए। तो सऊदी अरब और ईरान के बीच का जो ये टकराव है, ये अभी और बढ़ेगा या एक ब्रदरहुड या वो फॉल्ट लाइंस और फैलती हुई दिखेंगी इस इलाके में? नहीं, देखिए वो एक रिपोर्ट आई थी जिसने कहा था कि सऊदी ने कुछ प्रेशर डाला, मेरे ख्याल से सऊदी का उसमें ये भी स्टेटमेंट आता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे ख्याल से अभी हमें ये देखिए, जब युद्ध होता है तो काफी इन्फॉर्मेशन लीक होती है, काफी इन्फॉर्मेशन बाहर आती है, सच कई इन्फॉर्मेशन लीक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद कर देते हैं, कई बार को खुद कर देते हैं और वो भी सही या नहीं देखना पड़ता है। तो लेकिन जो आपने जैसे कहा शिया सुन्नी का जो डिवाइड है, सुन्नी
सऊदी अरेबिया में मक्का मदीना है, हम्म। ईरान शिया का सीट ऑफ पावर माना जाता है, लेकिन दोनों ने चाइना की मीडिएशन के थ्रू वो भी नॉर्मलाइज कर लिया था। और जी, उनके पास हाँ। ऐसा नहीं है कि डिप्लोमेटिक रिलेशन या कल्चरल रिलेशन या पॉलिटिकल रिलेशन नहीं रहे, हिस्टोरिकली रहे। हम्म। पर जो नॉर्मलाइजेशन जो हुआ था वो ये सोच के हुआ था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि जो हमारे मतभेद हैं शिया सुन्नी के बीच में वो एकदम से जो काफी सालों से जो है वो ठीक हो गए। वो ये कहना चाह रहे थे हम पॉलिटिकली हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कल्चरली और पीपल एक्सचेंज भी कर रहे हैं कि ये जो मतभेद है कहीं फिर से भिड़ ना जाए। आई कम बैक जो मैं पहले कह रहा था कि ये मैनेजमेंट, ये सब मैनेजमेंट की जो फॉल्ट लाइंस जो है वेस्ट एशिया की, इसका मैनेजमेंट हो रहा था। और जो अभी हम देख रहे हैं इजराइल, ईरान और यूएस के बीच में, दैट इज जो उसका रिस्पॉन्स है जो अरब देश के अंदर है, दैट इज द कोलैप्स ऑफ दैट मैनेजमेंट। कई आखिर में कई रिपोर्ट्स ये भी रही हैं कि 2026 में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का, रियल एस्टेट के लिए एक इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बन गया था दुबई, खास करके दुबई है, अबू धाबी है, इस तरह की जगह सेफ्टी सिक्योरिटी में वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड है। लेकिन ये सब चीज़ें जैसे आपने भी कहा ना कि एक रिस्क एनालिसिस भी होगी, तो उसको तो झटका लगा ही है इस पूरे इलाके में। अगर कुछ दिनों में हालात नॉर्मल होते भी रहें तो जो एक मेहनत से ये उभरे थे और एक उम्मीद बनी हुई थी, उस चीज़ पर झटका लगा है। झटका तो जरूर लगा है, देखिए। और अभी ये देखना पड़ेगा कि उनका क्या स्ट्रैटेजी होगी कि इसको जो उन्होंने अपना इमेज बनाया था सेफ्टी सिक्योरिटी का, जैसे आप कह रहे हैं, उसको वापस कैसे लाया जाए। देखिए कैपिटल जो होता है, जो फाइनेंस होता है, वो पॉलिटिकली एग्नोस्टिक होता है ना। तो काफ़ी जो कैपिटल जो दुबई में आया, चाहे वो रियल एस्टेट में आया हो, कहीं और से लाया हो, कोविड के बाद आया, हांगकांग से निकला, सिंगापुर से निकला, दुबई उनको लगा अच्छी जगह है, टैक्सेस कम है, रेगुलेशन अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर है, सब कुछ है। लेकिन अगर अब कैपिटल ये देखेगी या फाइनेंस ये देखेगा कि यहाँ पे भी सिक्योरिटी का इशू है, तो वो दूसरी डेस्टिनेशन देखना शुरू कर देंगे। तो अब ये दुबई और अबू धाबी, जब ये जंग खत्म होगी थोड़ी, जब थोड़ी सहमति आएगी, अब वो कब आएगी वो भी नहीं पता, लेकिन जब आएगी तो उनको एक काफी एफर्ट होगा कि इसको अब हम वापस मार्केट कैसे कर सकें कि जो सेफ्टी सिक्योरिटी वो अभी भी इंटैक्ट है जी। तो वो देखना पड़ेगा कि अब इनका प्लान क्या होगा, स्ट्रैटेजी क्या होगी। और आखिर में कबीर, ये रायसीना डायलॉग्स चल रहा है, दुनिया भर के लोग यहाँ पर हैं, तमाम थिंकर्स हैं यहाँ पर। इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ पर ईरान के भी, इजराइल के भी, रशिया के भी, यूक्रेन के भी तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। क्या आवाज़ यहाँ से निकल रही है खास करके इस मौजूदा क्राइसिस को लेकर? देखिए क्राइसिस तो रहा है कि कितनी कैंसिलेशन भी हुई है, क्योंकि एयर ट्रैवल जो है मिडिल ईस्ट में पूरा बंद पड़ा है ऑलमोस्ट। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन रायसीना डायलॉग हमेशा से वो जगह रही है जहाँ पे हर देश, चाहे जितना भी मुठभेद हो एक दूसरे के साथ, रिप्रेजेंटेशन जरूर होती है। चाहे आप पिछली बार रशिया यूएस देखिए, और ये भारत की यूनिक स्थिति है, बिल्कुल यूनिक स्थिति है कि यहाँ पे किसी भी तरह, चाहे वो कैसा भी आपका रिलेशनशिप हो, अगर ईरान का रिलेशनशिप इजराइल से खराब है, लेकिन यहाँ पे दोनों जरूर आएंगे, और हो सकता है सेम कमरे में भी बैठे, उसका भी कोई इशू नहीं होता। तो एक ये हमें जरूर लेवरेज करना चाहिए कि जो हम डायलॉग, ये एनुअल डायलॉग करते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे आके कम से कम अगर और कुछ नहीं हो तो चाहे एक जल्दी से 5-10 मिनट की बात भी हो जाए, दो देश के बीच में जो बात नहीं करते, बहुत बड़ी बात है। जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।